क्लास आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 22 परिश्रम और विश्राम। हमारे जीवन में परिश्रम और विश्राम का क्या महत्व है, लेखक ने इसे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों और तर्कों के द्वारा स्पष्ट किया हुआ है। यह पूरे पाठ में हमें यह बताया गया है कि परिश्रम मनुष्य को क्यों करना चाहिए और परिश्रम के बाद विश्राम का क्या महत्व है। तो बच्चों, इस पाठ को लिखा है, इस पाठ के लेखक हैं श्रीमन नारायण जी। आपका जन्म हुआ था सन 1912 में। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। श्रीमन नारायण का जन्म सन 1912 में इटावा में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। आप गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आप भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्रीमन नारायण का शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। अनुराग यानी प्रेम था साहित्य के प्रति, इसी वजह से वह ऐसी बातों को लिख सके जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक, आपकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग और मानव। रोटी का राग जान रहे हैं ना, रोटी से क्या प्रेम होता है। जब एक भूखे व्यक्ति को रोटी दी जाती है तो वो किस प्रकार की प्रसन्नता व्यक्त करता है। रोटी का राग और मानव क्या है, ठीक है। तो फिलहाल हमें आज पढ़ना है परिश्रम और विश्राम। आइए बढ़ते हैं इस पाठ को। इस पाठ में लेखक ने विभिन्न उदाहरणों तर्कों के माध्यम से परिश्रम की महत्ता को स्पष्ट किया है। तो सर्वप्रथम लेखक कहता है कि एक समय की बात है गांधी जी वर्धा में खादी और ग्रामोद्योग के महत्व पर भाषण दे रहे थे। वे समझा रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए दिन में 8 घंटे परिश्रम करना चाहिए। गांधी जी एक बार भाषण दे रहे होते हैं तो वो ये समझाते हैं अपनी आजीविका अपने जीवन को जीने के लिए कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से जिए। अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे, सब घर में बैठे रहेंगे इसी कूलर के सामने, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बड़ी ठंड है, तो अगर ऐसा आपके माता पिता भी सोच ले तो आपकी स्कूल की फीस कहाँ से भरी जाएगी, आप कहाँ से खाएंगे, फिर तो संभव नहीं है। इस वजह से परिश्रम और विश्राम दोनों का ही अपना महत्व है। तो इसी पे गांधी जी वर्धा में भाषण दे रहे थे कि अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, रोजगार के लिए व्यक्ति को 8 घंटे का परिश्रम कम से कम करना चाहिए। वह श्रम उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। एक सज्जन ने खड़े होकर बीच में ही पूछा, बापूजी अगर 4 ही घंटे काम करे तो क्या हर्ज है। मनुष्य को कुछ फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए। फुर्सत यानी विश्राम। वो जो आदमी रहता है वो कहता है कि हम 8 घंटे की बजाय सिर्फ 4 घंटे ही काम करें और फिर विश्राम करें। और साथ ही क्या होता है, गांधी जी यह बताते हैं कि विश्राम और मतलब कि मनुष्य का परिश्रम करना उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कितना आवश्यक है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास। शारीरिक विकास यानी कि जैसे कि अगर आप लोहे को कहीं रख देते हैं तो क्या होता है, लोहा कहीं रखते रखते एक जगह बड़े जंग खा जाता है। और चाहे वो उस लोहे का चाकू हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो एक जगह पड़े वो जंग खाने लगता है। परंतु उसी चाकू को हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चाहे पानी में हो या कहीं पे भी हो, वो जंग नहीं खाता। क्योंकि वो प्रतिदिन उसका इस्तेमाल हो रहा है। पर यदि हम अपने मस्तिष्क का प्रत्येक दिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहने का मतलब है कि उससे कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने मस्तिष्क से कुछ सोचेंगे विचारेंगे नहीं, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ काम नहीं करेंगे इस मस्तिष्क से, तो ये जो हमारा जो बुद्धि है, जो हमारा विवेक है, ये मोटा होता चला जाएगा। यानी कि इससे बारीक कार्य फिर हम नहीं कर पाएंगे और शारीरिक विकास नहीं होगा। यानी कि हम एक जगह पड़े या तो चुलचुल हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, फिर हमारे शरीर को भी कोई काम करने की आदत नहीं रह
जाएगी। तो प्रत्येक मनुष्य के लिए गांधी जी कहते हैं कि हमें कम से कम 8 घंटे काम करना चाहिए। फिर मनुष्य वो आदमी पूछता है कि मनुष्य को कुछ फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए, यानी कि 4 घंटे काम करें फिर कुछ आराम करें। दिन रात मिलकर 24 घंटे ही होते हैं ना, तो 24 घंटे में से सोचिए वो व्यक्ति क्या कहता है कि 4 घंटे काम करना और 20 घंटे विश्राम करना। दिन रात मिलकर 24 घंटे होते हैं ना, गांधी जी ने कहा। तो उसने कहा जी हाँ, आप 8 घंटे सोते होंगे ना। मतलब प्रश्न करते हैं गांधी जी उस आदमी से, कहते हैं कि आप तो 8 घंटे सोते होंगे। जी नहीं, 6 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी है। वह व्यक्ति क्या कहता है कि 6 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी है। तो गांधी जी कहते हैं कि आप 8 घंटे सोते होंगे ना। तो कहता है व्यक्ति जी नहीं, मेरे लिए 6 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। बहुत अच्छा, गांधी जी कहते हैं बहुत अच्छा। तो फिर बचे 18 घंटे। वो हिसाब करते कहते हैं कि यानी कि 24 घंटे में से जब आपने 6 घंटे आराम कर लिया तो 18 घंटे आपके पास बच जाते। उसमें सिर्फ 4 घंटे आप अपने निर्वाह के लिए मेहनत करेंगे तो फिर कितने घंटे बचेंगे? गांधी जी कहते हैं अपने जीवन के निर्वाह के लिए यदि आप सिर्फ अपनी आजीविका के लिए सिर्फ 4 घंटे यदि मेहनत करेंगे तो आपके पास कितना समय बच जाएगा, जरा गणित कीजिए। गांधी जी ने मुस्कुरा कर कहा, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि आप थोड़ा हिसाब लगाइए, और फिर वो मुस्कुराने लगते हैं। वह व्यक्ति बताता है कि 14 घंटे उसके पास बचेंगे। तो फिर गांधी जी कहते हैं कि आप इन 14 घंटों का क्या करेंगे? क्या दिन भर हजामत बनाएंगे? हजामत यानी क्या, सिर्फ दाढ़ी बनाएंगे? आप 14 घंटे यानी 14 घंटे आप किस तरह से काटेंगे? कितना आप और सोएंगे? और वो व्यक्ति क्या कहता है कि मेरे लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो वो कहते हैं 14 घंटे फिर आप करेंगे क्या? सब लोग हंस पड़ते हैं। वे सज्जन कुछ कहना तो और भी चाहते थे, पर उन्होंने चुपचाप बैठना ही उचित समझा। गांधी जी ने किया तो मजाक ही था, पर उनके प्रश्न के पीछे दुनिया की एक जटिल समस्या छिपी हुई थी। उन्होंने सिर्फ मजाक किया था, किसने? गांधी जी ने, पर एक बहुत जटिल समस्या। लोग क्या समझते हैं कि मेरा काम है कि उठना, खाना, बैठना, मैंने इतना काम कर लिया, उससे ज़्यादा करने की मुझे क्या आवश्यकता है? लेकिन हमें अपने आप को, अपने देश को, अपने विकास के लिए हमें अथक परिश्रम की आवश्यकता है। और आगे क्या कहते हैं लेखक कहता है कि इसमें एक दुनिया की जटिल समस्या छुपी हुई थी। इस यंत्र युग में मशीनें बड़ी तेजी से मनुष्य का काम कर देती हैं। मतलब ये जो समय है, अब जैसे कि मान लीजिए खेत जोतना है, खेत की कोड़ाई करनी है, खेत में बीज डालना है, तो जो काम पहले मनुष्य और बैल मिलकर किया करते थे, वो अब जो ट्रैक्टर है वो कुछ ही घंटे में वो सारे काम कर दिया करते हैं। जो काम करने में पहले खेत को तैयार वगैरह करने में महीनों लग जाते थे, परंतु वह काम अब कुछ घंटों में हो जाता है। तो इस वजह से लेकर क्या कहता है, यह यंत्र युग है। इस यंत्र युग में क्या है, मशीनें बड़ी तेजी से मनुष्य का काम कर देती है। मनुष्य का काम और किस प्रकार से यंत्र करते हैं? जैसे पहले जो है जब आदमी जो है बैंक में बैठा रहता था तो धीरे धीरे नोट गिनता था। अब मशीन उसको धड़ाधड़ गिन देती है। और क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम है, हिसाब किताब करना है, तो पहले लंबा सा वही खाता बनाया जाता था। अब वो कंप्यूटर में क्या होता है, एक्सेल है या और तमाम सारी चीज़ें हैं, वो फटाफट अपना आपका काम करते चली जाती है। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या है, क्या कहता है कि मशीनें जो है वो बड़ी तेजी से हम मनुष्यों का कार्य कर देती है। इंसान को अपने हाथों से बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या कहते हैं गांधी जी कि अब जो है, लेखक कहता है कि अब मनुष्य जो है जिस प्रकार से पहले वो काम करता था उस प्रकार से अब वो काम नहीं करता है। अपनी पूंजी के बल पर अमीर लोग एक उंगली हिलाए बिना करोड़ों रुपए कमाते हैं और आराम करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक उंगली घुमा लेते हैं और बैठ के आराम करते हैं, और एक उंगली घुमाने भर से उनका करोड़ों का जो है वो काम जो है वह हो जाता है, उसमें उन्हें कोई भी समस्या नहीं आती है।
फिर आगे दूसरे तक मशीनों के साथ साथ काम करते करते खुद मशीन बन जाने वाले बेचारे मजदूर उनके लिए पसीना बहाते हैं। जो मजदूर है वो क्या करता है, वो उन अमीर व्यक्तियों के लिए पसीना बहाता है, मगर फिर भी उन्हें गरीबी में ही सारी जिंदगी बितानी पड़ती है। यहाँ पे लेखक क्या कहता है कि फिर भी वो जो है वो जो मजदूर जो दिन रात जो काम करके करोड़ों रुपए कमाने में उस अमीर आदमी की मदद करता है, वह अमीर आदमी क्या करता है, वह अमीर आदमी तो करोड़ों रुपए कमा लेता है, परंतु गरीब व्यक्ति जो है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो मशीनों के साथ मशीन की तरह कार्य करता है। ठीक है, फिर आगे मशीनों का भद्दा शोरगुल और उनकी गति उन्हें जल्दी थका देती है। जो मनुष्य पहले अथाह परिश्रम करके भी उतना नहीं थकता था, परंतु अब जो मशीनों का शोरगुल है तो वो उस कारण से जो मनुष्य है आज के समय उन मशीनों के काम बीच में काम करते करते स्वयं में मशीन हो गया है, और वो क्या हो गया है, और वो उससे पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा थकने लगा है। इसलिए आज के समय में मजदूर क्या कर रहे हैं, इसलिए वे मांग पेश करते हैं कि उनके काम के घंटे घटा दिए जाएं। वे भी अपने अवकाश का समय अमीरों की तरह नाच गान सिनेमा थिएटर में बिताने की चाह रखते हैं। यानी वह भी जो है, जो गरीब व्यक्ति है वह भी चाहता है कि वो भी थोड़ा सा आराम करे, वो भी थोड़ा सा अपने मनोरंजन अपने परिवार के साथ बैठकर थोड़ा मनोरंजन करे, चाहे वो सिनेमा देखे, चाहे वो थिएटर जाए, चाहे वो कुछ भी करे। ठीक है, फिर आगे जो है आगे क्या कहते हैं, आगे लेखक कहते हैं एक बार एक गरीब किसान ने शंकर जी की तपस्या की। एक गरीब किसान होता है, वो शंकर जी की तपस्या करता है, उसे वरदान भी मिल जाता है। वो जब हम तपस्या करते हैं तो हमें वरदान मिलता है ना, आप तपस्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो इतनी ठंड में, तो एक उद्देश्य है ना कि मेरे अच्छे नंबर आए, मैं किसी से पीछे न रहने पाऊँ। तो उसी प्रकार से उस गरीब मतलब तपस्या मतलब किसी भी चीज को पाने की इच्छा और उसके लिए किया गया श्रम ही तपस्या है। फिर वो चाहे ईश्वर को प्राप्त करना हो, चाहे वो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना हो, चाहे आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS कुछ भी बनना हो, वही आपकी तपस्या है जो आप उसके पीछे अपना परिश्रम लगाते हैं। तो जो गरीब किसान रहता है वो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है, यानी पूजा पाठ करता है। तो शंकर जी उससे शीघ्र ही यानी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस किसान को सेवा में एक भूत मिल गया। अब जो किसान जो रहता है वो उनसे क्या मांगता है, भगवान जी से, भगवान शिव से भूत मांगता है कि वो उसका वो जो किसान का जो भी सारा काम है वह कर दे। तो भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान जी क्या करते हैं, भगवान जी उसको भूत दे देते हैं। एक भूत मिल जाता है, बात मुंह से निकलने की देर नहीं की चीज हाजिर। कहते हैं कि भूत जो है उसको काम करने के लिए, वो तो भूत होता है ना, वो तो तुरंत काम करके किनारे कर देता है। तो उस किसान के मुंह से निकला नहीं कोई बात कि वो पलक झपकते ही काम को फट से कर देता है, और जो भी चीज किसान को चाहिए होती है वो भूत की तरह से घूमकर उसको दे देता है। जो चाहो सो मिल सकता था, पर एक बेढब शर्त भी थी। बेढब यानी बिना ढंग की शर्त, अजीबो गरीब शर्त। अगर उस भूत को कोई काम न बताया गया तो वह किसान को ही हड़प कर जाएगा, यानी किसान को ही खा जाएगा भूत। तो किसान के लिए क्या था, किसान के लिए ये था कि उसको लगातार काम देते रहना, और किसान को लगातार काम देते रहना। जो बॉस होता है, बॉस को हमेशा सोचना पड़ता है अपने कर्मचारियों को हम कौन सा काम देते रहे, कौन सा काम में उसको उलझाए रखें कि वो क्या करे, वो काम में बिजी रहे, ठीक, ताकि वह मेरे ऊपर हावी न होने पाए। ठीक है, तो जो बॉस रहता है यानी कि जो किसान रहता है वो भूत का मालिक हो जाता है ना, तो वो भूत के लिए काम, अब भूत के लिए काम सोचना भी एक काम हो गया है ना। तो भूत से फरमाइश हुई, भूत से वो किसान क्या मांगता है, महल की, भूत से फरमाइश हुई महल की, सैकड़ों नौकरों की, अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयों की, रंग बिरंगी पोशाकों की। फिर हाथ जोड़कर भूत ने पूछा, और
यानी कि जिस तरह से किसान काम बताता जाता है, भूत उसको तुरंत वो काम करके पूरा फटाक से काम करके उसको तुरंत दे देता है। फिर जो है किसान के सामने वो फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, और काम बताएं। ठहरो सोच कर बताता हूँ, किसान बोला। ठहरो सोच कर बताता हूँ। अब भूत को क्या हुआ? भूत को समय मिल जाता है किस बात के लिए? किसान को खाने के लिए। आइए देखते हैं। पर शंकर जी की शर्त के अनुसार वह ठहर नहीं सकता था। यानी किसान ने क्या कहा? ठहरो सोच कर बताता हूँ, यानी कि काम को सोचने के लिए रुको। तो परंतु शंकर जी ने शर्त लगा दी थी कि भूत ठहरेगा नहीं, उसको तुरंत काम बताते जाना है। तो पर शंकर जी की शर्त के अनुसार वह ठहर नहीं सकता था। किसान को और कुछ तो नहीं सूझा, वह घबरा कर बोला, मुझे शंकर जी के पास ले चलो। किसान को कुछ और नहीं सूझता है, तो कहता है कि मुझे शंकर जी के पास लेके चलो। यानी कि अब उसको काम नजर नहीं आ रहा है। हम घर बनवाते हैं तो हम ईंटा मंगवाते हैं, बालू मंगवाते हैं, सीमेंट मंगवाते हैं, मजदूर बुलाते हैं, काम करवाते हैं, उसको समझाते हैं, परंतु भूत को कुछ बताने समझाने की जरूरत नहीं। बस उसको कह दिया महल बनाओ, महल बना दिया, है ना। तुरंत महल उसका तैयार हो गया। नौकर चाकर ले आओ, नौकर चाकर आ गए। अब घर पे आप मम्मी से कहो, मम्मी हमको ये चीज़ खानी है, हमको आलू पराठा खाना है, हमको जलेबी खानी है, मतलब स्वादिष्ट मिठाइयाँ खानी है। मम्मी उसको गूंदेगी, बनाएगी, छानेगी, तब देगी। अब भूत को कहा, भूत हमको मिठाई खानी है। भूत ऐसे घुमा, सामने लाके मिठाई रख दिया। भूत को तो समय लगा नहीं। तो अब जो है भूत को बनाने में समय नहीं लगा, यानी कि उसको किसी भी चीज का समय नहीं। अब मेरे सामने मिठाई आ भी गई है तो हम मिठाई खाएंगे, उसका स्वाद लेंगे ना। आप मम्मी बना के खिलाती तो आप स्वाद लेते हो। अब भूत सामने लेके आया, फिर तुरंत हो गया काम बताओ। अब वो काम कैसे आप बताएंगे? काम बताने के लिए सोचना पड़ेगा ना कि इसके बाद हमको ये काम देना है। तो वो किसानों को समझ में नहीं आता, वो तुरंत कहना वो शंकर जी के पास लेके चलो। तो फिर वो शंकर जी के पास लेके जाता है। इस भूत से मेरी जान बचाइए देव। और भोलेनाथ से कहता है कि हे प्रभु, इस भूत से मेरी जान बचाइए। किसान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, महाराज मुझे ये शान और शौकत कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर से किसान बनना पसंद करूंगा। कहता है किसान की मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना महल चाहिए, ना नौकर चाहिए, ना चाकर चाहिए, ना ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। मैं वही किसान बनकर खुश था। कम से कम मैं चैन से तो था, कोई मेरे सर पर हावी तो नहीं था। कितना मुझे काम बताओ। ठीक। तो शंकर जी ने कहा एव मस्तु, यानी तुम जैसा चाहो वैसा ही हो, यानी तुम पहले की तरह किसान बन जाओ और ये जो भूत है ये वापस से मेरे पास आ जाएगा। बेचारे किसान के जी में जी आया, यानी उसकी जान में जान आ जाती है। जान बची लाखों पाए, यानी जब यह जान है तभी हम लाखों बचा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, और लाखों का हम क्या कर सकते हैं, उन लाखों का हम लुत्फ उठा सकते हैं। अब हमारे सामने मिठाई है, सब बहुत सारे लोगों के सामने क्या होता है, मिठाई होती है लेकिन वो मिठाई नहीं खा पाते, कोई ना कोई बीमारी होती है। तो जान बची लाखों पाए, निरोगी काया है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? थोड़ा सा परिश्रम ही तो इंसान को करना है। तो लेखक कहता है जान बची लाखों पाए। शंकर जी का यह भूत कोरी कल्पना नहीं है। लेखक कहता है यह कोई कल्पना नहीं है, इसमें कुछ वास्तविकता है। वह वास्तविकता क्या है? वह किसान के पास सच का भूत है या कोई और वास्तविकता है? यह भूत सबके अंदर रहता है। लेखक कहता है यह भूत सबके अंदर रहता है, और अगर उसे भरपूर काम न दिया जाए तो वह हमारा जीवन हराम ही कर डालता है। लेखक कहता है यह भूत जो है सब किसी के अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके भी अंदर है, और आपके भी अंदर है। तो लेखक कहता है कि अगर इस भूत को हम काम नहीं देंगे तो ये क्या होगा, यह हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। यह सर्वव्यापी भूत हमारा मन है। लेखक कहता है कि जो भूत सर्वव्यापी भूत जो है, यानी सर्वव्यापी, सबके अंदर जो व्याप्त है,
वह भूत कोई और नहीं, वह हमारा मन है। अब जैसे भूत से क्या कहा, भूत से कहा भूत हमको जलेबी खानी है, तो भूत तुरंत जलेबी लेके आया। उसी प्रकार से हमने मन में सोचा हमको यूरोप जाना, और हम यूरोप मन ही मन में पहुंच गए। हमको ये करना मन ही मन में, हमको ये खाना है, हम मन ही मन में वो खा लेते हैं। आज के लिए इतना ही।